हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेपियंस डॉग। सो नाउ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया सिस्टम दैट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। इसके पहले हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो सिम्टम्स होते हैं उनको कवर कर लिया था। देन उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे सिम्टम्स को कवर किया। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। So in this video, we are going to discuss that how to take a appropriate history of a patient who is presenting with a complaint of jaundice. Okay. So इस वीडियो हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जॉन्डिस होता क्या है। ओके, जॉन्डिस की डिफिनीशन अपन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द कॉजेस और डिफरेंशियल्स। बेसिकली डिफरेंशियल्स क्या क्या हैं हो सकते हैं जॉन्डिस के, दैट इज प्री हिपैटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस एंड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। तो वो क्या होता है वो अपन देखेंगे। देन हम कुछ रिलेवेंट एक्सप्लेनेशंस देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच कॉजेस। हम रिलेवेंट क्लिनिकल क्लूज और रिलेवेंट हिस्ट्री रिलेटेड क्लूज देखेंगे ताकि हमको एक पर्टिकुलर कॉज को डिफरेंशिएट करने में अदर कॉज से आसानी हो। देन उसके बाद वी विल सी हिस्ट्री टेकिंग स्टेप्स। हिस्ट्री टेकिंग स्टेप्स अपन देखेंगे। देन फाइनली वी विल सी सम एग्जाम्पल सेंटेंस। ओके, आगे चलते हैं। So what is jaundice? So jaundice is yellowish discoloration, okay, yellowish discoloration of skin, mucous membrane, sclera, secondary to increased bilirubin, okay। येलोइश डिस्कलरेशन हो जाना किसका, स्किन का हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का हो सकता है और स्क्लेरा, स्क्लेरा बेसिकली इन द आईज, आईज में हो सकता है। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज सेकेंडरी टू द इंक्रीज अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन। अच्छा, इंक्रीज बिलिरुबिन, तो कितना इंक्रीज होगा बिलिरुबिन की आपको क्लिनिकली जॉन्डिस अप्रिशिएट हो। तो इसकी वैल्यू बेसिकली हम लोग लेते हैं 2.5 ग्राम पर डीएल। ओके, 2.5 ग्राम पर डीएल हम यूजुअली लेते हैं, मोस्टली एक्सेप्टेड ये वैल्यू है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यूज मिल सकती है, किसी में 2.9 लिखा होता है, किसी में 3 लिखा होता है, बट मोस्ट कॉमनली 2.5 को मानते हैं हम लोग कि इससे ऊपर अगर बिलिरुबिन होता है तो क्लिनिकली अप्रिशिएट हम लोग कर सकते हैं जॉन्डिस को। ओके, देन सी देयर आर सम जॉन्डिस मिमिक्स। ओके, जॉन्डिस मिमिक्स एक्चुअली ये कंडीशंस हैं बेसिकली, इनमें इन कंडीशंस में बिलिरुबिन तो नहीं बढ़ा होता लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कि पेशेंट को येलोइश डिस्कलरेशन हो गया है। तो बेसिकली दिस इज येलोइश डिस्कलरेशन विदाउट जॉन्डिस या विदाउट इंक्रीज इन बिलिरुबिन। अगर किसी को येलोइश डिस्कलरेशन हो रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर कैरोटीनीमिया। ओके, हाइपर कैरोटीनीमिया ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एक्सेस कंजम्पशन ऑफ कैरेट। ओके, देन कम्स हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है। एक्सेस एक्सपोजर टू फिनॉल नाइट्रिक एसिड, फिनॉल नाइट्रिक एसिड की एक्सेस एक्सपोजर। क्विनाक्रीन इनटेक, दिस इज अ ड्रग। ओके, सर आर्टिफिशियल कलर्स का एक्सपोजर हो गया हो हैंड में तो उससे भी लग सकता है कि हाँ येलो कलर हो गई स्किन, बट दैट इज नॉट जॉन्डिस। hypercarotinemia, okay, second is hypothyroidism, third one is phenol nitric acid exposure, then quinacrine intake से हो सकता है और some artificial color। तो these are some jaundice mimics या yellowish discoloration without actual jaundice या without actual increase in bilirubin। okay, नाउ कम डिफरेंशियल्स। तो जॉन्डिस के बेसिकली 3 डिफरेंशियल्स अपन लेते हैं, दैट इज सबसे पहले प्री हिपैटिक कॉजेस, देन हिपैटिक कॉजेस, देन पोस्ट हिपैटिक कॉजेस। ओके, तो प्री हिपैटिक कॉजेस में क्या क्या आ जाता है देखिए। तो प्री हिपैटिक कॉजेस में बेसिकली हीमोलिसिस आती है, हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स। हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स जो है वो प्री हिपैटिक कॉजेज में आते हैं। तो बेसिकली हीमोलिसिस होगी, उससे जो है बाइल पिगमेंट्स फॉर्म होते हैं और वो जो है प्री हिपैटिक टाइप का जॉन्डिस कराता है। हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं इसमें और कुछ लाइक हीमेटोमा फॉर्मेशन। हीमेटोमा फॉर्मेशन, जब हीमेटोमा रिजॉल्व होता है तो उससे भी एक्सेस अमाउंट ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। ओके, हिपैटिक कॉज में बात करें तो यहाँ पे कुछ हिपैटोसेलुलर इंजरी की वजह से होता है। ओके, हिपैटोसेलुलर इंजरी की वजह से देखने को मिलता है। हिपैटोसेलुलर इंजरी की वजह से देयर कैन बी सम एक्यूट इंजरी। ओके, एक्यूट इंजरी हो सकती है। एक्यूट इंजरी की हो सकती है लाइक वायरल हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है, या ड्रग इनटेक लाइक पैरासीटामोल की वजह से हो सकता है, या सब हार्मल मेडिकेशंस की वजह से हो सकता है, या सम अदर कंडीशन, सम जेनेटिक कंडीशंस लाइक विल्सन डिजीज, हीमोक्रोमेटोसिस। ओके, एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये सारे कुछ कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से एक्यूट इंजरी हो सकती है या एक्यूट हिपैटोसेलुलर इंजरी हो सकती है और उसमें भी जॉन्डिस आपको मिल सकता है। या फिर सम क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज हो गया या सिरोसिस हो गया, तो इट कैन आल्सो बी अ cause related to hepatic cause of jaundice। okay, then comes post hepatic। post hepatic में क्या है, post hepatic में बेसिकली यहाँ पे कोलेस्टैटिक कॉजेज आते हैं। ओके, कोलेस्टैटिक कोलेस्टैटिक causes। okay, cholestatic causes basically these are due to obstruction to the
फ्लो ऑफ बाइल, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ बाइल। तो बाइल के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन के जो कॉज, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और उसके ऑब्स्ट्रक्शन के जो कॉजेज हैं, तो वो सारे पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस के अंदर में आते हैं। तो दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस। प्री हिपैटिक, जिसमें हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स आते हैं, हीमोलिसिस होती है, जब हीमोलिसिस होती है तो उससे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है लार्ज अमाउंट में, तो उससे जॉन्डिस हो सकता है। या हेमेटोमा बन गया ड्यू टू सम ट्रॉमा, उसका रिजोल्यूशन होगा तब वो भी, उससे भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। देन कम्स हिपैटिक जॉन्डिस कॉजेज, इसमें हिपैटोसेलुलर इंजरी हमने देखा, कुछ एक्यूट इंजरीज हो सकती हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है, या क्रॉनिक लिवर डिजीज सिरोसिस हो सकता है। पोस्ट हिपैटिक में बेसिकली सम कोलेस्टेटिक कॉजेज, बेसिकली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ बाइल। ओके, अब कॉजेज देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं अपन प्री हिपैटिक कॉजेज। ओके, प्री हिपैटिक, प्री हिपैटिक में हमारा हीमोलिटिक जॉन्डिस आता है। तो हीमोलिटिक जॉन्डिस, सॉरी, हीमोलिटिक एनीमिया को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेड कॉजेज या जेनेटिक कॉजेज, सेकंड होता है एक्वायर्ड कॉजेज। ओके, इनहेरिटेड में भी देखिए तीन चीज़ें होती हैं। ओके, रेड सेल मेम्ब्रेन एबनॉर्मेलिटी, एंजाइम डिफिशियंसी एंड हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स। तो इनको एक और चीज़ भी कहते हैं मेम्ब्रेनोपैथी, मेम्ब्रेनोपैथी बोल सकते हैं, जिसमें कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, लेप्टोसाइटोसिस आ जाता है। ठीक है, एंजाइमोपैथी, एंजाइमोपैथी जिसमें कौन कौन से एंजाइम्स हो जाते हैं यहाँ पे, पायरुवेट काइनेस, ओके, 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज, ओके, और G6PD, तीन एंजाइम्स हैं बेसिकली। एंड हियर इज हीमोग्लोबिनोपैथी, हीमोग्लोबिनोपैथी, इसमें कौन आता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो ये सारे कुछ इनहेरिटेड हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसमें भी जॉन्डिस हो सकता है। देन कम्स एक्वायर्ड हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स। एक्वायर्ड हीमोलिटिक डिसऑर्डर में क्या क्या है, इम्यून रिलेटेड हो सकता है या नॉन इम्यून रिलेटेड हो सकता है। इम्यून में क्या क्या है, देखिए, इम्यून में ऑटो एंटीबॉडीज मीडिएटेड हो सकता है, ऑटो एंटीबॉडी मीडिएटेड या एलो एंटीबॉडी मीडिएटेड हो सकता है। ओके, ऑटो एंटीबॉडी मीडिएटेड में भी ऑटो एंटीबॉडी कैन बी वार्म एंटीबॉडीज हो सकती हैं, कोल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड हो सकता है। ओके, तो वार्म एंटीबॉडी मीडिएटेड कैन बी प्राइमरी, इट कैन बी प्राइमरी मीडियोपैथिक हो सकता है, इट कैन बी सेकेंडरी। ओके, और उसी तरीके से कोल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड में भी प्राइमरी हो सकता है और सेकेंडरी हो सकता है। ओके, सी, तो ये कुछ कुछ कॉजेज हैं, देखते हैं। लाइक ऑटोइम्यून कॉजेज। ओके, 1 मिनट। ऑटोइम्यून कॉज हो सकता है, या सर्टेन ड्रग्स हो सकती हैं, मिथाइल डोपा, मेफेनेमिक एसिड, पेनिसिलिन, क्विनिडीन। ओके, लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज, ओके, अदर मैलिग्नेंसीज लाइक लंग कार्सिनोमा, कोलोन कैंसर, किडनी एंड अदर सम अल्सरेटिव कोलाइटिस, HIV। देन इन कोल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड हीमोलिसिस, सेकेंडरी में अगर देखें तो इन्फेक्शंस हो सकता है, कौन कौन से इन्फेक्शन, EBV, सिफिलिस, लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स लाइक लिम्फोम। तो ये कुछ कुछ कॉजेज हैं, उतने जरूरी कॉजेज नहीं है, लेकिन हाँ ये क्लासिफिकेशन जस्ट पता होना चाहिए, कॉजेज ना भी याद हो तो भी चल जाएगा काम, बट हाँ इनहेरिटेड कॉजेज याद होने चाहिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स एलो एंटीबॉडी मीडिएटेड। तो एलो एंटीबॉडी मीडिएटेड में क्या हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है, मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हो गया, या हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न हो गया। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, ये एलो एंटीबॉडीज मीडिएटेड है। देन कम्स नॉन इम्यून मीडिएटेड। नॉन इम्यून मीडिएटेड में क्या हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, मैकेनिकल आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये क्यों हो सकता है मैकेनिकली आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन, प्रोस्थेटिक वॉल्व लगा हो हार्ट में, या माइक्रो एंजियोपैथीज हो गई हो, लाइक DIC हो गया हो, HUS हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो गया हो, या TTP हो गया हो। ओके, और मार्च हीमोग्लोबिनूरिया, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, माइक्रो एंजियोपैथीज, DIC, HUS, TTP। ओके, नाउ कम्स इन्फेक्शन, सर्टेन इन्फेक्शन, नॉन इम्यून इन्फेक्शन। ओके, तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक मलेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मलेरिया। ओके, देन सम टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकता है, लाइक क्लॉस्ट्रिडियम परफेंजेस। देन सर्टेन केमिकल्स और फिजिकल एजेंट्स। ओके, केमिकल्स लाइक ऑक्सीडेटिव ड्रग्स, ओके, ऑक्सीडेटिव ड्रग्स, डेप्सॉन, मैलोप्रिम, कॉपर हो सकता है, बर्न, ड्राउनिंग एंड सम एक्वायर्ड एबनॉर्मल मेम्ब्रेन, पैरोक्सिस्मल PNH, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। ओके, तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। इनहेरिटेड कॉजेज याद रखना, हीमोग्लोबिनोपैथीज, एंजाइमोपैथीज, मेम्ब्रेनोपैथीज, और एक्वायर्ड में इम्यून मीडिएटेड हो सकता है, नॉन इम्यून मीडिएटेड हो सकता है। इम्यून में ऑटो एंटीबॉडी, एलो एंटीबॉडी, ऑटो में भी कोल्ड एंड वार्म, और एलो में दो चीजें, ट्रांसफ्यूजन, मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हो गया, या हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न हो गया। और नॉन इम्यून में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है मलेरिया का। ओके, दैट्स इट, हेमोलिटिक जॉन्डिस, सॉरी हेमोलिटिक एनीमियाज रिलेटेड टू प्री हिपैटिक जॉन्डिस। ओके, नाउ सी, हिपैटिक कॉजेज की बात करते हैं। तो हिपैटिक कॉजेज हमने कहा था कि हिपैटोसेलुलर इंजरी हो गई, और एक्यूट सम इंजरी है लिवर में। तो ये एक्यूट इंजरीज क्यों हो सकती हैं,
ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस ए टू ई एंड सम नॉन हेपेटाइटिस वायरसेस लाइक CMV BV की वजह से हो सकता है। ओके, ड्रग्स में क्या कौन कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं? पैरासीटामॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, पैरासीटामॉल का ओवरडोज हो सकता है, या हेलोथेन, ATT, वेरी इंपॉर्टेंट, ATT, MDMA, एक्टेसी, नार्कोटिक ड्रग्स, हर्बल मेडिकेशंस। ओके, तो यहाँ पे ATT वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस, नॉन हेपेटाइटिस वायरस इंपॉर्टेंट। देन सर्टेन पॉइजन्स की वजह से भी हो सकता है। पॉइजन्स लाइक व्हाट? पॉइजन्स लाइक एमिनेटा फेलोट्स, फंगल पॉइजन। ओके, देन मिसलेनियस कंडीशंस लाइक विल्सन, हीमोक्रोमेटोसिस, ओके, शॉक और हार्ट फेलियर में भी हो सकता है, लेप्टोस्पायरोसिस, लिवर मेट्स एंड लिम्फोमा। ओके, इतने कॉजेज हो गए किसके? हिपैटोसेलुलर इंजरी और बेसिकली एक्यूट लिवर इंजरीज के, या इसके ये एक्यूट लिवर फेलियर के भी यही सेम कॉजेज ही होते हैं। देन देर कैन बी ऑल्सो क्रॉनिक लिवर डिजीज और सिरोसिस, जिसकी वजह से हिपैटिक पैटर्न का जॉन्डिस हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। कोलेस्टैटिक जॉन्डिस की बात करते हैं, या पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। ओके, सी, तो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के जो कॉजेज होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। बेसिकली पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस मींस ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ बाइल। तो इट कैन बी हेपेटिक विद इन द लिवर, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है फ्लो ऑफ द बाइल में, और पोस्ट हेपेटिक आउटसाइड द लिवर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो यूजुअली जो हम टर्म यूज करते हैं, हाँ, वो पोस्ट हेपेटिक ये वाली चीजें होती है, लेकिन हाँ, कुछ हेपेटिक कॉज भी होते हैं जो कि कोलेस्टेसिस करा सकते हैं। ओके, पहले पोस्ट हेपेटिक देखते हैं क्या क्या आता है। तो इसमें बेसिकली कार्सिनोमाज आ जाते हैं, पेरीएम्पुलरी कार्सिनोमास जो है, एम्पुलरी वैरायटी, और पैनक्रियाटिक और बाइल डक्ट रिलेटेड कोलेंजियोकार्सिनोमा, और सर्टेन लिवर मेट्स की वजह से भी हो सकता है। ओके, कोलेडोकोलिथियासिस कैन बी देयर, बाइल स्टोन्स। ओके, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस हो सकता है, पैरासाइट इन्फेस्टेशन, पैरासाइट इन्फेक्शन इन द बाइल ट्रैक्ट, और बिलियरी स्ट्रिक्चर्स हो गए, या क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, और IgG4 कोलेंजाइटिस। ओके, तो पोस्ट हेपेटिक में आपको क्या क्या याद रखना है? बेसिकली सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट गॉल स्टोन्स याद रखना है। गॉल स्टोन्स आ गए बाइल ट्रैक्ट में, या फिर स्ट्रिक्चर बन गया। स्ट्रिक्चर क्यों बनता है? स्ट्रिक्चर सर्टेन ट्रॉमा हो गया, एब्डोमिनल ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से स्ट्रिक्चर हो सकता है, या प्रीवियस उसकी कोई सर्जरी हुई हो उसकी वजह से स्ट्रिक्चर बन सकता है। ओके, देन देर इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज पेरी एम्पुलरी कैंसर्स, पेरी एम्पुलरी कैंसर, जिसमें आपका कार्सिनोमा हेड ऑफ द पैनक्रियाज हो गया, कोलेंजियो कार्सिनोमा हो गया, एम्पुलरी वैरायटी हो गया, तो ये सारे कैंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, एंड देन लिवर मेट्स, ओके, लिवर मेट्स जैसे कि लिखा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं पोस्ट हिपैटिक रिलेटेड। ओके, देन कोलेस्टैटिक जॉन्डिस के हिपैटिक कॉजेज की अगर बात करें तो ये भी बेसिकली पोस्ट हिपैटिक में ही आते हैं, बट हाँ, थोड़ा इनका क्लासिफिकेशन अलग होता है। देखिए क्या क्या होता है। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, दो ये हो गए वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। ओके, देन अल्कोहल, ड्रग्स और हिपैटिक इन्फिल्ट्रेशन हो गया, तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। लिम्फोमा, ग्रेनुलोमा, एमाइलॉइड मेट्स के, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सेप्सिस, प्रेगनेंसी, और इनहेरिटेड कोलेस्टैटिक लिवर डिजीज देयर, एंड राइट साइड हार्ट फेलियर में भी हो सकता है। ओके, ये हो गया सारे कॉजेज। ओके, तो हमने सारे प्री हेपेटिक कॉजेज की बात कर ली, हमने हेपेटिक कॉजेज की बात कर ली, एंड ऑल्सो पोस्ट हेपेटिक कॉजेज ऑफ द जॉन्डिस की हमने बात कर ली। अच्छा, अब कुछ क्लिनिकल फीचर्स हम लोग देखते हैं कोलेस्टैटिक जॉन्डिस में क्या क्या मिल सकते हैं। ओके, तो 3 वर्ड्स आपको याद रखने, पस, PUS, 3 लेटर्स बेसिकली। पस से क्या मतलब है? P स्टैंड फॉर प्रूराइटिस, U स्टैंड फॉर यूरिन, एंड S स्टैंड फॉर स्टूल। तो ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें हैं, किसमें मिलती हैं? कोलेस्टैटिक जॉन्डिस में या पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में देखने को मिलती है। तो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है? प्रूराइटिस प्रेजेंट होता है। यूरिन कैसा होता है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में? डार्क कलर का यूरिन होता है। और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में स्टूल कैसा होता है? पेल कलर्ड स्टूल होता है। वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। क्या? PUS, P से प्रूराइटिस, U से यूरिन, एंड S से स्टूल। प्रूराइटिस होगा, यूरिन डार्क कलर यूरिन हो रही है, और स्टूल कैसा होता है? पेल कलर होता है। किसमें देखने को मिलता है ये पैटर्न? पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस और कोलेस्टैटिक जॉन्डिस। ओके, तो देखिए कोलेस्टैटिस वही कह रहा है कि जॉन्डिस हो गया, अर्ली फीचर होता है, उसके बाद डार्क यूरिन, पेल स्टूल, प्रूराइटिस। ओके, अच्छा, लेट फीचर्स क्या क्या होते हैं? लेट फीचर्स माल एब्जॉर्प्शन के रिलेटेड फीचर्स होंगे, तो उसकी हिस्ट्री मिल सकती है। तो माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ADE के जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जिनके एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल की जरूरत होती है, तो वो सारे डिफिशिएंट हो जाएंगे बॉडी में, फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके, तो ADE के, तो उसके डिफिशियंसी के जो
हिस्ट्री रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं उसको आप पूछ सकते हो। ओके, स्टेटोरिया हो सकता है, फैट माल एब्जॉर्प्शन कारण, ऑस्टियोमेलेशिया हो सकता है, विटामिन डी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग टेंडेंसी, विटामिन के एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो उससे ब्लीडिंग टेंडेंसीज होगी, विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो सम नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोफ्थेल्मिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इन सब की हिस्ट्री ली जा सकती है यहाँ पे, लेकिन ये लेट फीचर्स होते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में। ओके, ज़ैंथेलिस्मा एंड ज़ैंथोमास, ओके, ये भी हिस्ट्री मिल सकती है। कॉम्प्लिकेशंस, ओके, कॉम्प्लिकेशंस अगर पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में बात करें तो अगर पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में पेन हो रहा है तो क्या सोचोगे, आपके गॉल स्टोन हो सकता है पेशेंट को, फीवर है, राइगर्स हो रहा है, ओके, तो क्या सोचोगे कि कोलेंजाइटिस हो सकता है। ओके, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन देयर आर सम क्लिनिकल फीचर्स सजेस्टिंग एन अंडरलाइंग कॉज ऑफ कोलेस्टेटिक जॉन्डिस। तो देखते हैं कुछ कुछ क्लिनिकल क्लूज हैं जिससे एक हमको स्पेसिफिक कॉज का पता लग सकता है। सी, सो इन पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, अगर जो जॉन्डिस है पेशेंट को वो स्टैटिक है, बना हुआ है, ना ही कम नहीं हो रहा है या इंक्रीज करता जा रहा है, ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, तो ये जो पैटर्न है यूजली देखने को मिलता है कार्सिनोमास में। ओके, कार्सिनोमा जैसे कि हमने बात किया, फॉर एग्जांपल कार्सिनोमा हेड ऑफ द पैनक्रियाज, या कोलेंजियो कार्सिनोमा, या एम्पुलरी वेराइटी ऑफ पेरीएम्पुलरी कार्सिनोमा। ओके, तो ये इन कार्सिनोमाज में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। तो ये एक कॉज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कार्सिनोमा में सारे आ जाएंगे, पेरीएम्पुलरी वेराइटी कार्सिनोमा हो गया, या लिवर मेट्स जैसे कि ऊपर लिखा हुआ तो सारे आ जाते हैं। अच्छा, अगर पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है पेशेंट को और उसका जो जॉन्डिस है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है कोलिडोकोलिथियासिस का, बेसिकली गॉल स्टोन्स में देखने को मिलता है ये पैटर्न। ओके, अच्छा, तो गॉल स्टोन में जो एक स्पेसिफिक लाइन कही जाती है, पेनफुल इंटरमिटेंट जॉन्डिस होता है पेशेंट को, पेनफुल इंटरमिटेंट जॉन्डिस होगा पेशेंट को। ओके, पेनफुल होता है, गॉल स्टोन की वजह से पेन होगा, और क्योंकि जो स्टोन है वो कभी डिसलॉज हो गया तो उससे जॉन्डिस कम हो जाता है, तो इस वजह से फ्लक्चुएटिंग जॉन्डिस बोलते हैं इसको, या इंटरमिटेंट पैटर्न का जॉन्डिस बोलते हैं। ओके, पेनफुल इंटरमिटेंट जॉन्डिस अगर ये लाइन है, दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक लाइन फॉर कोलिडोकोलिथियासिस। अच्छा, तो कार्सिनोमा के लिए कौन सी लाइन होती है वेरी स्पेसिफिक, कार्सिनोमा के लिए जो बहुत ही स्पेसिफिक लाइन है वो है पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस। ओके, क्योंकि कार्सिनोमा ग्रेजुअली ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ा ही रहा होता है, तो उसकी वजह से जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्शन बाइल का ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा और जॉन्डिस भी धीरे धीरे पेशेंट में बढ़ती जाएगी, तो पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस। ओके, पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक लाइंस थे। आगे चलते हैं, एब्डोमिनल पेन, तो एब्डोमिनल पेन अगेन वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक फॉर कोलिडोकोलिथियासिस। ओके, पैनक्रेटाइटिस में भी हो सकता है लेकिन हाँ, कोलिडोकोलिथियासिस वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेंजाइटिस, ओके, कोलेंजाइटिस कैसे मिल सकता है, कोलिडोकोलिथियासिस मिल सकता है, अदर स्ट्रक्चर्स में भी मिल सकता है, लेकिन कोलिडोकोलिथियासिस वेरी इंपॉर्टेंट। एब्डोमिनल स्कार अगर है पेशेंट को, ओके, तो ये किसमें, उसका क्या आप रेलेवेंस होगा, इसका रेलेवेंस ये है कि पेशेंट को हो सकता है पहले कभी सर्जरी हुई हो, और सर्जरी हुई होगी उसकी, तो उसकी वजह से हो सकता है उसको कोई स्ट्रक्चर बन गया हो बिलियरी ट्रैक्ट में। ओके, इरेगुलर हिपैटोमीगैली है, तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ, यू विल थिंक ऑफ हिपैटिक कार्सिनोमा, पाल्पेबल गॉल ब्लैडर मिल रहा है, पाल्पेबल गॉल ब्लैडर मिल रहा है, या बेसिकली एक राइट अपर क्वाड्रेंट लंप मिल रहा है पेशेंट को, तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ, कार्सिनोमा बिलो सिस्टिक डक्ट, या समथिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग द बाइल बिलो द सिस्टिक डक्ट। ओके, the gallbladder can be palpable in that case. एब्डोमिनल मास, अगर एब्डोमिनल मास मिल रहा है तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ, लाइक कोई कार्सिनोमा है, उस कार्सिनोमेटस मास है, ओके, मैलिग्नेंट मास है, तो वो ग्रोथ कर गया तो उसकी वजह से एक मास पाल्पेट हो सकता है, या पैनक्रेटाइटिस में की वजह से सिस्ट जो बन गया, कोलेडोकल सिस्ट। ओके, कार्सिनोमा इज बेसिकली इंपॉर्टेंट वन हियर। और अकल्ट ब्लड अगर मिल रहा है स्टूल में तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ, एम्पुलरी वैरायटी ऑफ पेरीएम्पुलरी कैंसर। ओके, तो एम्पुलरी वैरायटी ऑफ पेरीएम्पुलरी कैंसर में बहुत ही फेमस इसका प्रेजेंटेशन होता है कि जो एम्पुलरी वैरायटी ऑफ पेरीएम्पुलरी कैंसर होता है, जब वो अपने लोकेशन से ब्रेक ऑफ होता है तो वो ब्रेक ऑफ होकर के डोडेनम में चला जाता है, जीआई ट्रैक्ट से बाहर आया, तो बेसिकली मलीना के साथ प्रेजेंटेशन होता है, या अकल्ट ब्लड इन द स्टूल के साथ प्रेजेंटेशन होता है, और जब वो ब्रेक ऑफ होता है जो कार्सिनोमेटस मास है, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन जो है बिलियरी ट्रैक्ट में वो भी रिलीफ होता है और जॉन्डिस पेशेंट का कम होता है। तो बेसिकली ये हम लोग सर्जरी में आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है ये। ओके, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्लूज हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच कॉजेस। ओके, नाउ वी मूव टू हिस्ट्री टेकिंग स्टेप्स देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑनसेट, तो ऑनसेट पहले बता दो आप। ओके, ऑनसेट कैसा हो सकता है, सडन ऑनसेट हो सकता है या ग्रेजुअल ऑनसेट था जॉन्डिस का, वो बता देना है। फर्स्ट नोटिस्ड बाय, वैसे तो कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता नहीं इस टर्म का, लेकिन हाँ आप बता सकते हो कि जो जॉन्डिस है पेशेंट को, उसको पहले किसने नोटिस किया, क्या खुद पेशेंट नोटिस किया या फैमिली मेंबर्स ने।
यूजुअली जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो ही पहले जॉन्डिस को नोटिस करते हैं पेशेंट में। ओके, तो ये बता देना है। देन प्रोग्रेशन कैसे बताओगे आप? प्रोग्रेशन लाइक ओवर बॉडी पार्ट्स, पहले आंख में था, फिर उसके बाद धीरे धीरे बॉडी के अदर पार्ट्स में भी येलोइश डिस्कलरेशन शुरू हुआ, या आगे चल के यूरिन में भी येलोइश डिस्कलरेशन होगा, तो ये ऐसा प्रोग्रेशन आप बता सकते हो। या जो कलर है कि जो येलोइश डिस्कलरेशन वो धीरे धीरे और डीप कलर होता जा रहा है और गाढ़ा होता जा रहा है कलर, तो उस टर्म में भी प्रोग्रेशन को बताया जा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स, ओके, ईयर्स। ऐसे प्रोग्रेशन बता देना है। ड्यूरेशन आपको कितने समय से है ये पीलापन जो है, तो लाइक CLD जिसको हम बोलते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज। क्रॉनिक लिवर डिजीज की अगर बोलना है आपको तो इसमें स्ट्रिक्टेस्ट रिक्वायरमेंट होती है कि जॉन्डिस जो है एटलीस्ट 6 मंथ से ज़्यादा का होना चाहिए पेशेंट को, तभी आप इसको बोल सकते हो कि हाँ इस पेशेंट को क्रॉनिक लिवर डिजीज है। हाँ और भी फीचर्स होने चाहिए, लेकिन हाँ जॉन्डिस 6 मंथ्स के ज़्यादा का होना चाहिए, तब आप उसको बोलोगे कि हाँ ये क्रॉनिक लिवर डिजीज का पेशेंट है। ओके, ड्यूरेशन हो गया। देन वही POS हमने जो बात करी थी कि आपको क्या खुजली होती है, प्रोराइटिस, आपकी यूरिन जो है, पेशाब कैसी है आपकी, क्या एकदम गाढ़ी कलर की होती है, तो वो स्टूल का कलर क्या है, तो वो भी पूछना होता है। तो प्रोराइटिस अगर है किसी पेशेंट को, यूरिन डार्क हो रही है, स्टूल पेल है, तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ, यू विल थिंक ऑफ पोस्ट हेपेटिक पैटर्न ऑफ जॉन्डिस और कोलेस्टैटिक पैटर्न ऑफ जॉन्डिस। ओके, तो ये 3 चीज़ें, ये 4 चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। OPD कि ये जो आपका पीलापन है ये अचानक से शुरू हुआ या धीरे धीरे बढ़ा, फिर ये क्या ये बॉडी के और भी हिस्सों में बढ़ता गया, या इसका कलर जो है, जो रंग है, ये और गाढ़ा होता जा रहा है, ये पूछना है। कितने समय से है आपको ये पीलापन, ओके, ड्यूरेशन एंड प्रोराइटिस, यूरिन, स्टूल, इसके बारे में भी हिस्ट्री लेनी है। देन कोई एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर हो, क्या आपको लग रहा है कि ये जो पीलापन है आपका किसी वजह से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कोई दवाई लेने पे कम हो रहा है या बढ़ रहा है किसी वजह से, तो वो पूछना होगा। देन सर्टेन एसोसिएटेड फीचर्स में जो हमने ऊपर सारे रिलेवेंट क्लिनिकल क्लूज डिस्कस किए, तो वो सारे ही बेसिकली एसोसिएटेड फीचर्स में आ जाते हैं। ओके, तो ये हो गया। नाउ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री रिलेटेड पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच कॉज, प्री हिपैटिक कॉज, हिपैटिक कॉज एंड पोस्ट हिपैटिक कॉज। ओके, देखते हैं प्री हिपैटिक जॉन्डिस। ओके, अगर जॉन्डिस का जो कॉज है वो प्री हिपैटिक ओरिजिन का है, प्री हिपैटिक मतलब हीमोलिसिस हो रही है या हीमेटोमा है, तो उसमें क्या क्या एक रिलेवेंट नेगेटिव हिस्ट्री आप पूछ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, एनीमिया के सिम्टम्स आप पूछ सकते हो उसमें। फटीग हो गया, लेथार्जीनेस हो गया, और अगर बहुत ही ज़्यादा एनीमिया हो रहा है पेशेंट को तो पाल्पिटेशंस हो सकता है, लेग स्वेलिंग हो सकती है, बेसिकली हार्ट फेलियर के फीचर्स हो सकते हैं। तो वो सिम्टम्स एनीमिया के आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, और क्या, अच्छा हीमोलिसिस होगी तो हीमोग्लोबिन आएगा ब्लड में, और हीमोग्लोबिन यूरिया होती है उसमें, तो डार्क कलर की यूरिन देखने को मिलती है, कोला कलर की यूरिन होती है उसमें, तो इसकी हिस्ट्री पूछ सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, ट्रॉमा से क्या होगा, ट्रॉमा से हेमेटोमा बनेगा, और हेमेटोमा से क्या होगा, जब हेमेटोमा रिजॉल्व होगा तो जॉन्डिस होगा, तो ये हिस्ट्री पूछ सकते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिमिलर एपिसोड, फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को इनहेरिटेड पैटर्न का हीमोलिटिक डिसऑर्डर है, हीमोलिटिक एनीमिया, तो उसकी पहले भी हिस्ट्री रही होगी कि हाँ उसको पहले भी सेम कंप्लेन हुई होगी, क्योंकि इनहेरिटेड कंडीशन से बचपन से होंगी उसको, तो बार बार इस तरह की हिस्ट्री मिल रही होगी कि हाँ बार बार इसको जॉन्डिस होता है लेकिन अपने आप से सही हो जाता है या दवा लेने में सही हो जाता है, तो ये पूछना है। रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर पेशेंट को बार बार हीमोलिसिस हो रही है तो उसका ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल बार बार कम होगा और उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है, तो ये भी रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ रिलेवेंट हिस्ट्री फॉर प्री हिपैटिक जॉन्डिस। ओके, ड्रग हिस्ट्री, सर्टेन ड्रग्स लाइक सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड का क्या इंपॉर्टेंस है कि लाइक किसी को G6PD डिफिशियंसी है और सल्फोनामाइड अगर आपने उस पेशेंट को दिया तो वो प्रेसिपिटेट कर सकता है, उसमें हीमोलिसिस एग्रीवेट कर सकता है। ओके, ओके, so that is important of drug history in the prehepatic jaundice. Okay, then comes family history. Okay, inherited conditions जो हैं उसमें फैमिली में भी हिस्ट्री मिल सकती है कि फैमिली के अदर मेंबर्स को जॉन्डिस है। ओके, फैमिली के अदर मेंबर्स को जॉन्डिस है या फैमिली के अदर मेंबर्स को गॉल स्टोन की कंप्लेन मिल सकती है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन लाइक हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो हर एक जनरेशन में जो है ये डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, तो उसकी कंप्लेन हो सकती है कि हाँ पेशेंट के अदर फैमिली मेंबर्स जो हैं, उसके भाई हैं, उसके माँ बाप हैं, या तो उसमें से किसी को जॉन्डिस हो सकता है या गॉल स्टोन हो सकता है फैमिली मेंबर्स को, तो ये एक हिस्ट्री अगर मिल रही है तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ प्री हिपैटिक पैटर्न ऑफ जॉन्डिस। ओके, एब्डोमिनल मास मिल सकता है। ओके, प्री हिपैटिक पैटर्न में एब्डोमिनल मास मिल सकता है। एब्डोमिनल मास क्यों मिलेगा, बेसिकली ड्यू टू स्प्लीनोमेगाली की वजह से मिल सकता है, हीमोलिसिस हो रही है तो स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, और अब स्प्लीनोमेगाली अगर हो रही है तो ड्रैगिंग एब्डोमिनल सेंसेशन भी मिलता है। ओके, आगे चलते हैं।
हिपैटिक जॉन्डिस की बात करते हैं। तो हिपैटिक जॉन्डिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है वो है हेपेटाइटिस वायरस। ओके, हेपेटाइटिस वायरस के एक्सपोजर से रिलेटेड हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज लाइक हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर्स। हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर्स अगेन प्रीडिस्पोजेज एज इंडिविजुअल टू हेपेटाइटिस वायरस। ओके, तो इसमें क्या क्या आ जाता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स तो नहीं है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की हिस्ट्री, पार्टनर विद नोन हेपेटाइटिस और इंटरकोर्स विद कॉमर्शियल सेक्स वर्कर और MSM, मेल हैविंग सेक्स विद मेल। तो ये हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं, तो इनकी भी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पेशेंट को एक्सपोजर हो सकता है हेपेटाइटिस कॉजिंग वायरसेस का, और IV ड्रग अब्यूज, ऑल दीज आर द बेसिकली रिस्क फैक्टर फॉर द एक्सपोजर ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस। ओके, IV ड्रग अब्यूज हो गया, टैटूइंग से भी एक्सपोजर हो सकता है। तो ये सारी हिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, हेपेटाइटिस अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तो उसमें कुछ प्रोड्रोमल फीचर्स आते हैं, प्रोड्रोम्स आते हैं, तो उसकी भी हिस्ट्री लेनी होती है। क्या क्या हिस्ट्री हो सकती है, फीवर की हिस्ट्री हो गई, फटीक, मलेज, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग बिफोर जॉन्डिस। इसलिए पूछना है ये सारे फीचर्स अगर जॉन्डिस के पहले आ रहे हैं तो व्हाट यू, तो ये ऐसा पैटर्न कहाँ देखने को मिलेगा, हिपैटिक पैटर्न ऑफ जॉन्डिस में देखने को मिलेगा। ओके, ड्रग ओवरडोज, जैसे कि हमने डिस्कस किया, पैरासीटामोल का ओवरडोज हो सकता है, तो उसकी वजह से हो सकता है एक एक्यूट लिवर फेलियर और एक्यूट लिवर इंजरी। ओके, अल्कोहल, अल्कोहल से क्या हो सकता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज हो सकती है। कि हिमेटमेसिस मलीना, हिमेटमेसिस मलीना हो गया। ओके, हिमेटमेसिस मलीना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ओके, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, लेग स्वेलिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड लेग स्वेलिंग। तो ये बेसिकली ये तीन फीचर्स हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज रिलेटेड फीचर्स। तो ये कुछ फीचर्स हैं हिपैटिक पैटर्न ऑफ जॉन्डिस के लिए। ओके, ये चार हिस्ट्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर आप जॉन्डिस की हिस्ट्री ले रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूर बोलें। ओके, और ये भी प्रोड्रोमल हिस्ट्री। ओके, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री, आईवी ड्रग अब्यूज, टैटूइंग एंड प्रोड्रोमल रिलेटेड हिस्ट्री। ओके, ये नहीं भी बोलेंगे तो भी चल जाएगा। देन पोस्ट हेपेटिक में, पोस्ट हेपेटिक में वो सबसे पहले वही प्रोराइटिस, यूरिन एंड स्टूल के बारे में, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न है, वो मैंने बता दिया। देन पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस, ये किस में देखने को मिलता है, कार्सिनोमास में देखने को मिलता है। पेनफुल इंटरमिटेंट जॉन्डिस, ये किस में देखने को मिलता है, कोलेडोकोलिथियासिस या गॉल स्टोन्स में देखने को मिलता है। एब्डोमिनल सर्जरी या ट्रॉमा एब्डोमेन की हिस्ट्री है तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ, देयर कैन बी सम स्ट्रक्चर इन द बिलियरी ट्रैक्ट। ओके, देन सिल्वर पेंट स्टूल। ओके, सिल्वर पेंट स्टूल इज अ कैरेक्टरिस्टिक वर्ड used for ampullary variety of periampullary cancer. See, ampullary variety of periampullary cancer is one of the cause of cholestatic jaundice. Okay, तो क्या होता है, हमने देखा कोलेस्टैटिक जॉन्डिस में जो स्टूल होता है वो पेल कलर का स्टूल होता है। तो क्या होता है, जब ये एम्पुलरी वैरायटी में जो कार्सिनोमेटस मास है, जो ग्रोथ है, जब वो शेड ऑफ होती है, अपनी जगह टूटती है, तो ब्लीडिंग होती है। और वो जब जो ब्लीडिंग है, जब वो मिक्स होता है, जो ब्लड होता है, मिक्स होता है पेल कलर्ड स्टूल में, तो उससे सिल्वर पेंट स्टूल प्रोड्यूस होता है, सिल्वर पेंट की तरह स्टूल प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम ये बोलते हैं। तो इट इज फॉर एम्पुलरी वैरायटी ऑफ पेरीएम्पुलरी कैंसर। ओके, देन एब्डोमिनल लंप, एब्डोमिनल लंप क्यों बन रहा होगा, बिकॉज ऑफ पाल्पेबल गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर की वजह से, पाल्पेबल गॉल ब्लैडर। तो इसमें हमने देखा सिस्टिक डक्ट के आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, बेसिकली कार्सिनोमेटस ग्रोथ की वजह से हो सकता है। ओके, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री रिलेटेड पॉइंट्स हो गए विद रिस्पेक्ट टू ईच कॉज, प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। ओके, एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। सी, तो पेशेंट हैज अ चीफ कंप्लेन ऑफ येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ आईज सिंस 7 मंथ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन सिंस 1.5 मंथ, बायलेटरल लोअर लिम्ब स्वेलिंग सिंस 1 मंथ। ओके, तो 3 कंप्लेंट्स है पेशेंट की, तो इसमें हम लोग सिर्फ येलोविश डिस्कलरेशन को एलैबोरेट करेंगे। तो हिस्ट्री वाज गिवन बाय द पेशेंट हिमसेल्फ एंड सीम्स टू बी रिलायबल। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम ही वाज अपरेंटली एसिम्प्टोमेटिक 7 मंथ बैक। ओके, 7 मंथ, तो 7 मंथ हियर ड्यूरेशन अपन ने बता दिया। व्हेन ही ग्रेजुअली, ओके, ऑनसेट हमने बता दिया, ग्रेजुअली डेवलप्ड क्या, येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ आई, फर्स्ट नोटिस बाय फैमिली मेंबर। तो फर्स्ट नोटिस किसने किया, फैमिली मेंबर ने किया, वो अपन ने बता दिया। एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेशन ऑफ डिस्कलरेशन, तो कोई प्रोग्रेशन नहीं था डिस्कलरेशन का। ठीक है, प्रोग्रेशन अपन ने बता दिया इधर। एंड नो हिस्ट्री ऑफ प्रूराइटिस, डार्क यूरिन एंड पेल स्टूल। ओके, तो ये पस को हमने बता दिया, PUS। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हाँ कोलिस्टैटिक पैटर्न या पोस्ट हेपेटिक पैटर्न का जॉन्डिस तो ये नहीं है। और फिर कुछ कोई एग्रीवेटिंग या रिलीविंग फैक्टर नहीं है। ओके, एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर हमने बता दिया, एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर। एंड इट इज एसोसिएशन, हाँ एसोसिएशन कह रहा है पैसेज ऑफ येलोविश यूरिन। ओके, येलोविश कलर यूरिन साथ में हो रही बस। अच्छा, और क्या है, देर इज नो हिस्ट्री रिलेटेड टू प्री हिपैटिक कॉज।
प्री हिपैटिक कॉज। तो प्री हिपैटिक कॉज हमने देखा था, जो हिमोलिटिक के कॉज, हिमोलिटिक अनीमियाज हो सकते हैं, उसके रिलेटेड हिस्ट्री जो थी, तो वो यहाँ नहीं मिल रही। तो हाँ, लेकिन एक्चुअल आपको पूरे वो चीज़ें लिखनी होंगी जो यहाँ पे हमने देखा था, ये वाला कि अनीमिया के सिम्टम्स या डार्क कोला कलर्ड यूरिन, ट्रॉमा हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिमिलर एपिसोड, तो ये सब आपको प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि बस लिख दिया कि नो हिस्ट्री ऑफ प्रीहिपैटिक कॉजेस, हिस्ट्री रिलेटेड टू प्रीहिपैटिक कॉजेस, तो ये मैंने बस वैसे लिख दिया, लेकिन आपको सारी चीज़ें लिखनी होंगी। देन कम्स देयर इज कह रहा है कि नो हिस्ट्री रिलेटेड टू पोस्ट हिपैटिक कॉज। पोस्ट हिपैटिक कॉज भी कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है हमको, लेकिन आपको सारी चीज़ें लिखनी होंगी प्रॉपर्ली, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक। अच्छा, तो प्री हिपैटिक की हमको कोई हिस्ट्री, प्री हिपैटिक रिलेटेड कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है हमको, पोस्ट हिपैटिक रिलेटेड कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है। तो ये जो पैटर्न हमको बन रहा है, इसका मतलब ये कोई हिपैटिक कॉज हो सकता है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सनल हिस्ट्री में है, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, ओके, सिंस 30 ईयर से है। तो अल्कोहल कंजम्पशन की एक पर्सनल हिस्ट्री पेशेंट की मिल रही है 30 ईयर से। अच्छा, अल्कोहल कंजम्पशन की हिस्ट्री हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अल्कोहल कंजम्पशन जब भी अगर हिस्ट्री मिल रही होती है, तो हमको उसका ड्यूरेशन बताना होता है, कब से पी रहा है, कितना अमाउंट पी रहा है, कौन से टाइप का अल्कोहल पी रहा है, और एक केज क्वेश्चनियर होता है, तो इसको हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें में हिस्ट्री लेनी होती है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना बस ध्यान रखना है यहाँ पे कि अल्कोहल कंजम्पशन की पेशेंट को हिस्ट्री है 30 ईयर्स से। ओके, सो व्हाट कैन बी द डायग्नोसिस हियर ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। तो ये हिपैटिक जॉन्डिस है, सबसे पहले तो हमने ये देखा, ओके, क्योंकि प्री हिपैटिक रिलेटेड कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही थी, पोस्ट हिपैटिक रिलेटेड भी कोई हिस्ट्री नहीं थी। अच्छा, हिपैटिक में भी क्या है ये, तो हिपैटिक में अल्कोहल की हिस्ट्री मिल रही है, अल्कोहल कंजम्पशन की, और साथ में एब्डोमिनल डिस्टेंशन है पेशेंट को, बायलैटरल लोअर लिम्ब स्वेलिंग है। तो अगर इसको कलेक्टिवली देखा जाए तो दिस इज द प्रॉपर हिस्ट्री या टिपिकल हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज। और हाँ, क्रॉनिक लिवर डिजीज के लिए मैंने बताया था कि जॉन्डिस कितने समय के लिए होना चाहिए, 6 महीने ज़्यादा के लिए होना चाहिए, तो यहाँ 7-6 महीने ज़्यादा का है भी। ओके, तो बेसिकली दिस इज अ क्रॉनिक लिवर डिजीज ड्यू टू अल्कोहलिक एटियोलॉजी बेसिकली। ओके, तो ये बेसिकली इसका डायग्नोसिस है। ओके, so thank you so much for watching this video. If you found this helpful, kindly go like, subscribe and share it. Thank you so much.